बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 5। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के साथ साथ कुछ टर्म्स उनको भी डिफाइन करेंगे, जैसे कि वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, और उनका आपस में रिलेशन भी स्टडी करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जैसे कि नाम से जाहिर है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक इन 1900। यानी पहली बात जो आप याद रखेंगे कि दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक इन 1900। अब ये जो थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन करती है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन। किसी बॉडी से जो रेडिएशन, जो एनर्जी रेडिएशन, वो जो एमिट हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है, तो उनकी एमिशन और अब्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू दिस रेवोल्यूशनरी थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक दो बातें याद रखिएगा कि जो एनर्जी है, एनर्जी travels in discontinuous manner। यानी एनर्जी जो है किसी भी बॉडी से, जो अगर हॉट बॉडी है तो वो एनर्जी एमिट करेगी, कोल्ड बॉडी है तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी। तो जो एनर्जी की एमिशन या एनर्जी की अब्सॉर्प्शन, जो एनर्जी ट्रेवल करती है डिसकंटिन्यूअस मैनर। और दूसरी बात, एनर्जी कंसिस्ट ऑफ a large number of tiny discrete units। इन टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स को हम वेव पैकेट भी कहते हैं, इनको हम एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं, या स्टूडेंट इनको हम क्वांटा भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि क्वांटा का जो सिंगुलर है वो क्वांटम है। क्वांटा, दिस वन इज प्लूरल, और इसका जो सिंगुलर है वो है क्वांटम। जैसे कि आप देखिए स्टूडेंट, मेरे पास ये एक ना हॉट बॉडी है, यानी इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है। डेफिनेटली अगर इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो ये एनर्जी अमिट करेगी, खारिज करेगी। इसके बरक्स अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम होगा तो वो सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करेगी, तो वो सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी। अब हम क्या कहेंगे कि ये जो हॉट बॉडी है ये एनर्जी अमिट करती है, और ये जो एमिशन ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी का जो इखराज होता है, ये कॉन्टिन्यूसली नहीं होता, बल्कि इस हॉट बॉडी से जो वेव पैकेट हैं, जो क्वांटा हैं, जो एनर्जी पैकेट्स हैं, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ये निकलते जा रहे हैं। एक कॉन्टिन्यूअस वेव नहीं बन रही, बल्कि ये डिस्क्रीट पैकेट्स, डिस्क्रीट यूनिट्स, वो इसमें से ये एमिट होते जा रहे हैं। हम इसकी ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के स्टूडेंट, हम कुछ पॉइंट्स, कुछ पास्टुलेट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। यानी मेरे पास आएगा मेन पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पहली बात जो आपने याद रखनी है, हम कहेंगे एनर्जी इज नॉट emitted और absorbed continuously। बार बार हम यही बात कर रहे हैं। रेदर, इसके बजाय इट इज, एनर्जीज, इट इज emitted और absorbed in discontinuous manner।
and in the form of मैं 3 टर्म्स इसके लिए यूज कर रहा हूं, एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट या एनर्जी पैकेट्स, या हम इन्हें क्वांटा कहते हैं। तो किसी भी हॉट बॉडी से जो एनर्जी एमिट होती है वो मुसलसल कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रही होती, डिसकंटिन्यूस। एक वेव पैकेट निकल गया, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, इस तरह वेव पैकेट्स, इस तरह क्वांटा जो है वो एमिट हो रहे होते हैं। इसी तरह कोई भी बॉडी जब एनर्जी अब्सॉर्ब करती है तो वो भी डिसकंटिन्यूस मैनर में अब्सॉर्ब करती है। दूसरी इसके साथ बात जो याद रखनी है, तो हर एक ये जो क्वांटा है इट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट, हर एक क्वांटा, हर एक वेव पैकेट ये मखसूस एनर्जी रखते हैं। तो ईच वेव पैकेट is associated with definite amount of energy। हर वेव पैकेट उसकी मखसूस एनर्जी होती है। एक और बात स्टूडेंट, इसी में आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि 1905 में one of the great scientists of last century, आइंस्टाइन ने कहा कि जब किसी बॉडी से लाइट एमिट या अब्सॉर्ब होती है ना, तो लाइट भी डिसकंटिन्यूअसली ट्रेवल करती है। अगर आप लाइट की बात करें ना, लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब किसी बॉडी से लाइट एमिट या अब्सॉर्ब होती है वो भी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मूव करती है। अब लाइट की सूरत में ये जो हमारा क्वांटम है ना, या क्वांटा, इनको हम फोटॉन्स कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट जो क्वांटम है, जो वेव पैकेट है, हम इस क्वांटम को कहेंगे फोटोन। तो ये एक ना, ये आइंस्टाइन ने इसमें मजीद एडिशन की थी। स्टूडेंट, हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमें यह बताता है कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, या ये जो वेव पैकेट या क्वांटम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड with a quantum, with a wave packet is proportional to its frequency। यानी जिस वेव पैकेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और जिस क्वांटम की, जिस वेव पैकेट की फ्रीक्वेंसी कम होगी, इट मीन उसकी एनर्जी भी कम होगी। जैसे कि मैं कहूंगा कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये साइन। स्टूडेंट, ये V नहीं है, जरा टेढ़ा करके इसको लगाते, और इसको हम बोलते हैं NU, न्यू। और ये जो न्यू है इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। तो यहां मैंने क्या लिखा, E energy associated with a photon is directly proportional to frequency। proportionality साइन खत्म करें तो E is equal to h nu। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज h? ये h क्या है माय डियर स्टूडेंट? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ h इज, ये याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। एज की जो वैल्यू है वो है 6.626 क्रॉस 10 पावर -34 जाउल सेकंड। तो ये वाली जो चीज मैंने लिखी है, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ h। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपसे
पेपर में बतौर एमसीक्यू पूछा जा सकता है। 6.626 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकंड। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और हम उसे एच से जाहिर करते हैं। अब ना ये जो अगर आप एच को देखेंगे, एच इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों के दरमियान रेशियो। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, दोबारा मैं बात को रिवाइज करता हूं कि मेरे पास ये बॉडी है, सपोज दिस वन इज अ हॉट बॉडी, ये एक हॉट बॉडी, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, सावधान इसमें से एनर्जी एमिट होगी। अब जब इसमें से एनर्जी एमिट होती है ना, तो एनर्जी यूं, ये एक वेव पैकेट आ गया, ये एक वेव पैकेट आ गया, ये एक वेव पैकेट जिसे आप फोटोन कह रहे हैं। अब ना E that is equal to h nu, E एनर्जी ऑफ वेव पैकेट, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो बराबर है h nu के। अब h के साथ यहां जो वैल्यू आएगी ना, या वो 1 होगी, या वो 2 होगी, या वो 3 होगी, या वो 4 होगी, या वो 5 होगी एंड सो ऑन। यहां जो वैल्यू है ना, वो 1.5 नहीं होगी, वो 2.7 नहीं होगी, वो 3.9 नहीं होगी। इसका मतलब है इसके साथ h nu, इसके साथ जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा होल नंबर में आएगी। और होल नंबर में आने का मतलब क्या है, वो क्या समझा रहा है, वो समझा रहा है कि आपके पास एक डिस्क्रीट यूनिट हासिल होगा। ये एक डिस्क्रीट यूनिट है, ये एक डिस्क्रीट यूनिट है। तो डिस्क्रीट यूनिट एक फोटोन, अब उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आप डिटरमिन कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना स्टूडेंट, वो है अ बॉडी कैन emit or absorb energy only in terms of quanta। कोई भी बॉडी हॉट या कोल्ड, वो अमिट, हॉट है तो वो एनर्जी अमिट करेगी, कोल्ड है तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी। किस शक्ल में, क्वांटा की सूरत में, किस शक्ल में, वेव पैकेट्स की सूरत में, एनर्जी पैकेट्स की सूरत में। और अगर ये एनर्जी इन केस ऑफ लाइट एमिट अब्सॉर्ब हो रही, तो फिर हम इन क्वांटास को फोटॉन्स कहते हैं। इसको मैं स्टूडेंट यूं भी लिख देता हूं, यानी E इज इक्वल टू h न्यू, और ये जो न्यू है ना फ्रीक्वेंसी, तो न्यू जो है दैट इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। तो अगर मैं न्यू की जगह पे c ओवर लैम्डा लिखूं, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। यहां पे अगर आप देखेंगे ना, दो रिलेशन आपके सामने बहुत क्लियर है। पहला रिलेशन E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये वाला, यानी जितनी वेव पैकेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा। और दूसरी बात E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये यानी अगर वेवलेंथ बड़ी होगी एनर्जी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा। स्टूडेंट ये थे 3 पॉइंट्स जो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन करना चाहते हैं। आइए हम आगाज करते हैं। पहले जो टर्म हम डिफाइन करना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेव लेंथ। वेव लेंथ, माय डियर स्टूडेंट, ये वेव लेंथ इस लफ्ज से जाहिर है वेव की लंबाई। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, जरा इसको देखते हैं। मेरे पास ना ये एक वेव है, ये वेव है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती है। ये जो वेव प्रोड्यूस होती है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द एंगल ऑफ वाइब्रेशन, टू द एंगल ऑफ डिस्टर्बेंस। आप उसको यूं आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वेव इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, राइट एंगल पे प्रोड्यूस होती है। अब इस वेव के पार्ट्स देखें। ये जो अपर पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड CREST, क्रेस्ट।
और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, दिस वन इज कॉल्ड TROUGH, ट्रफ। ये क्या हो गया? ये हो गया क्रेस्ट, और इसके आगे यहां पे ये क्या शुरू होगा? ये होगा ट्रफ। तो ये वेव के दो पार्ट हो गए, क्रेस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ट्रफ नीचे वाला हिस्सा। हम वेव लेंथ जानना चाहते हैं, वेव की लंबाई, वेव लेंथ क्या है स्टूडेंट? यहां से ये क्रेस्ट शुरू हुआ, दूसरा क्रेस्ट यहां पे, ये दोनों जो क्रेस्ट एक दूसरे के साथ मुल्हिक है, एडजेसेंट है। तो इन एडजेसेंट क्रेस्ट के दरमियान यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैम्डा, दिस डिस्टेंस कॉल्ड वेव लेंथ, या आप दूसरी तरह यू भी कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये यहां से ट्रफ शुरू हुआ, यहां से दूसरा ट्रफ यहां से एडजेसेंट जो है, तो दोनों यानी जो एडजेसेंट ट्रफ्स हैं इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, दिस लेंथ इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो दो आप बातें लिख सकते हैं, ये हम क्या क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में? द डिस्टेंस बिटवीन adjacent crests or troughs is called wave length। स्टूडेंट इसको हम ना वेव लेंथ को लैम्डा से जाहिर करते हैं, लैम्डा, दिस वन इज द सिंबल फॉर वेव लेंथ। और इसके अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो इसके वेरियस यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर में भी हम इसको मेजर करते हैं, हम इसे एंगस्ट्रम में भी मेजर करते हैं, नैनोमीटर में भी मेजर करते हैं, पिकोमीटर में भी मेजर करते हैं। ये कुछ यूनिट्स के आपको जानना होगा, पीछे भी हम पढ़ के आए हैं कि 1 एंगस्ट्रम दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर, नैनो 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर PM 10⁻⁻12 मीटर। तो दीज आर वेरियस यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ। दूसरी जो टर्म हमने डिस्कस करनी है स्टूडेंट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये दूसरी टर्म हमारे पास आ गई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ना न्यू से, NU, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की, फिर फ्रीक्वेंसी के हमें यूनिट्स चाहिए, फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जरा गौर से सुनना। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में किसी पॉइंट से जितनी वेव्स गुजरती हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। इन पहले आप इसको देखें, मैंने कहा नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, ये फिक्स है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट से जितनी वेव्स गुजरती हैं, वेव्स की तादाद काउंट कर लो, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। मसलन मेरे पास ना ये है रेडिएशन A, ये है रेडिएशन B, 2 रेडिएशन है। ये वो पॉइंट है जिसमें से ये पास कर रही है। टाइम मैंने रखा है 1 सेकंड। मैं फर्ज कर रहा हूं कि ये दोनों किस्म की रेडिएशन सेम वेलोसिटी से जा रही है, सेम स्पीड से, और इनकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सपोज, और इनकी स्पीड जो है, इनकी जो वेलोसिटी है, वो मैं कह देता हूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और दोनों की स्पीड सेम है, एक ही स्पीड से जा रही है। टाइम कितना है? 1 सेकंड। अब मैं फर्ज करता हूं कि 1 सेकंड के दौरान यहां से लेकर यहां तक ये सारी वेव्स पास कर दी, और 1 सेकंड के दौरान यहां से लेकर यहां तक ये भी सारी, चूंकि वेलोसिटी दोनों की स्पीड सेम है,
लिहाजा गिवन टाइम में 1 सेकंड में ये सारी की सारी पास है। अब आप देखें, यहां से लेकर यहां तक एक वेव, यहां से लेकर यहां तक 2 वेव्स, यहां से लेकर यहां तक 3 वेव्स, यानी ये जो रेडिएशन ए है ये 1 सेकंड में इसकी 3 वेव्स उस पॉइंट में से पास कर गई। लिहाजा इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना इसकी, वो मैं कहूंगा 3 हर्ट्ज। व्हाट इज हर्ट्ज? हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी का यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट आ गया HZ, हर्ट्ज। इसका यूनिट है साइकिल पर सेकंड, इसका यूनिट है रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो अब आए इसकी तरफ। स्टूडेंट ये वेव्स काउंट करें, यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये वेव्स 1 सेकंड में 3 पास की, ये वेव 1 सेकंड में 11, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी 11 हर्ट्ज। अब यहां रिलेशन क्या होगा? इस फ्रीक्वेंसी, ये जो आपके पास वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ बड़ी है, लैम्डा ज्यादा है, और माय डियर स्टूडेंट इसकी वेवलेंथ कम है, आई मीन लैम्डा कम है। तो जिनकी लैम्डा ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी कम, और जिनकी लैम्डा कम उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो रिलेशन क्या बना? रिलेशन बना फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एक और भी रिलेशन ध्यान में रखना है, वो क्या? वो जो हम पीछे पढ़ के हैं ये वाला, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी वो रेडिएशन ज्यादा एनर्जेटिक होंगी, और जितनी लैम्डा ज्यादा होगी उतनी उन रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। आप सिंपली ध्यान में रखें ना कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, और हम कहते हैं अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लैम्डा क्या होगी? कम। स्टूडेंट नेक्स्ट, एक हमारे पास टर्म आती है वेव नंबर। वेव नंबर हम इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार। ये जो ऊपर मैंने लाइन लगाई है ना जिसे हम बार बोलते हैं, दिस वन इज न्यू बार, इट इज कॉल्ड वेव नंबर। अल्फाज पे गौर किया करो, वेव नंबर, वेव की तादाद। तो डेफिनेशन, एक लफ्ज मैं यूज करूंगा बीच में, यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ स्टूडेंट, ये जो यूनिट लेंथ है ना, यूनिट का मतलब वैसे हम कहते हैं यूनिट मीन 1, यूनिट मीन एक, वाहद एक। तो यूनिट लेंथ, तो 1 यूनिट, क्या मतलब? एक लेंथ। स्टूडेंट अगर आप जो यूनिट फॉर लेंथ अगर आप मीटर लेते हैं ना, तो इसका मतलब हुआ 1 मीटर लेंथ। तो 1 मीटर लेंथ में जितनी वेव्स आएंगी, वेव्स की तादाद काउंट कर लो, दैट इज कॉल्ड द वेव नंबर। आप ना यूनिट फॉर लेंथ यूज कर लो सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स आएंगी दैट इज कॉल्ड द वेव नंबर। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या मानेगी? द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर के यूनिट अगर मैं आपको काउंट करवाऊं तो ये, अगर आप मीटर में लेंथ का यूनिट मीटर ले रहे हैं तो पर मीटर, सेंटीमीटर ले रहे हैं पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर ले रहे हैं पर मिलीमीटर। तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गए। मतलब सपोज आप कहते हैं जी मैं जो लेंथ का यूनिट ले रहा हूं वो मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक सपोज डिस्टेंस जो है ना ये वाला, ये 1 मीटर है, और इस 1 मीटर डिस्टेंस में इतने फासले में कितनी वेव्स आ गई हैं? 11। तो इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी ना, तो उसे हम कहेंगे वेवलेंथ होगी न्यू बार, हम उसे कहेंगे 11
पर मीटर, 11 पर मीटर। लेकिन अगर आप यूनिट फॉर लेंथ वो सेंटीमीटर लेते हैं वो तो छोटा होगा, तो उसमें सपोज ये इतना है सपोज, तो उसमें कम वेव्स आ गई। सपोज 2 वेव्स आ रही तो हम क्या कहेंगे 2, यानी वेव नंबर क्या होगा 2 पर सेंटीमीटर। स्टूडेंट इसी तरह अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसको 1 मीटर कंसीडर करूं तो इसमें कितनी वेव्स आ गई 1 मीटर में 3 वेव्स आ गई। तो अगर इस रेडिएशन की मैं वेव नंबर की बात करूं ना, वेव नंबर, तो वो आएगा 3 पर मीटर, यानी 1 मीटर में कितनी वेव्स आई हैं 3, और इधर 1 मीटर में कितनी वेव्स आई हैं 11। जब वेव लेंथ छोटी होगी, छोटी वेव्स होंगी, तो साफ जरा 1 मीटर में वो ज्यादा अकोमोडेट हो जाएंगे, और अगर वेव की लेंथ बड़ी होगी तो डेफिनेटली 1 मीटर में वो कम अकोमोडेट होगी। यहां भी हम क्या कहेंगे, हम यहां भी कहेंगे कि न्यू बार आई मीन वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये लैम्डा के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं सब चीजों को यकजा करूं, सब चीजों को यकजा करूं और आप याद करवाने के लिए यानी एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करवाऊं तो ई फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ये तीनों चीजों इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं लैम्डा। अगर किसी रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, उसकी वेव नंबर भी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी लैम्डा क्या होगी कम होगी, छोटी वेव होगी। तो अगर वेव छोटी है वो ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा वेव नंबर है, और अगर वेव की वेवलेंथ बड़ी है तो वो लेस एनर्जेटिक है, लेस फ्रीक्वेंसी, और उसकी वेव नंबर भी क्या होती है कम। स्टूडेंट एक और बात ध्यान रखनी कि ये जो वेव नंबर है ना, इट टेल्स अस द नेचर ऑफ वेव, ये हमें बताती है कि कौन सी वेव है नेचर, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इट टेल्स अस द इंटेंसिटी ऑफ वेव, कितनी वो शदीद है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने 2 चीजों का अहाता किया। हमने पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसकी वेरियस पोस्टुलेट यानी वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको स्टडी किया, और बाद में हमने 3 टर्मिनोलॉजी आई मीन वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, इनको डिफाइन किया, इनका आपस में रिलेशन उसको स्टडी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।